Hello friends, today I'll be discussing a topic of JUnit. JUnit means Java Unit Testing. ठीक है, तो JUnit बेसिकली जो है हम लोग जब डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करते हैं, तो जब डेवलपर्स होते हैं तो उन्हें तो बेसिकली आइडिया होता है कि भाई क्लास क्या होता है, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, मेन मेथड क्या होता है, और आप लोगों ने ये सब चीज़ें पढ़ भी ली हैं, ठीक है ना। लेकिन जो टेस्टर होते हैं वो इतना ज़्यादा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से फैमिलियर नहीं होते हैं। तो उस केस में जे यूनिट क्या प्रोवाइड करता है, एनोटेशंस प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। एनोटेशंस का मतलब क्या है, वो है मार्किंग ऑफ द मेथड, ठीक है ना, जो कि ऑर्डर ऑफ द मेथड एग्जीक्यूशन बताता है। जैसे अभी हम लोग जब काम कर रहे थे तो हम लोग कंस्ट्रक्टर बनाते थे और डॉट लगाकर मेथड को कॉल करते थे, तो उसमें एक ऑर्डर होता था कि पहले ओपन ब्राउजर मेथड कॉल होगा, फिर उसके बाद हमारा जो है क्लिक कमांड के लिए हम लोगों को का लिए जो मेथड कॉल कर रखा था वो मेथड कॉल होगा, फिर ब्राउजर को क्लोज करना है। तो इस तरीके से हम लोगों ने कुछ ऑर्डर के सीक्वेंस के अंदर उसको मेथड को कॉल कराना था, ठीक है ना। तो उस चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जे यूनिट यूज करते हैं। तो जे यूनिट बेसिकली क्या करता है, एक तो एनोटेशंस के थ्रू हमारे काम को सिंपल कर देता है, दूसरा जो है इससे जो है टेस्टिंग रिपोर्ट, अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं बन रही थी, ठीक है ना, तो जे यूनिट के अंदर हमारी एक टेस्टिंग रिपोर्ट भी बनती है, और लास्टली इसमें टेस्ट सूट भी बनता है। टेस्ट सूट मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल टेस्ट केसेस, ठीक है ना। तो हम लोग जो है सिंगल क्लास को रन कर रहे थे, अगर मल्टीपल क्लास रन करा रहे हैं उसमें मल्टीपल टेस्ट केसेस हो तो उसके टेस्ट सूट हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो ये यूनिट बेसिकली हम लोगों का जो है एनोटेशंस प्रोवाइड करता है। एनोटेशंस का मतलब क्या है वो चीज़ अभी आपको आगे चलकर समझा दूंगा मैं कि क्या मतलब होता है एनोटेशन का, और उससे बेसिकली हमारा जो लिखना हमारे लिए इजी हो जाता है प्रोग्राम का। और दूसरी चीज़ जो है इससे रिपोर्ट बनती है हमारी, और तीसरी चीज़ में टेस्ट सूट बनते हैं हमारा, ठीक है ना। तो इसलिए ये यूनिट के एप्लीकेशन के अंदर कोई मेन मेथड नहीं होता, ठीक है ना। और इसमें जैसे आपको बताया कोई कंस्ट्रक्टर नहीं होता, ठीक है ना। और इसके अंदर जो है हमारा इक्लिप्स के ऊपर भी हम इस एप्लीकेशन को रन करा सकते हैं। तो इक्लिप्स के अंदर जैसे अभी तक हम लोग राइट क्लिक करते तो रन एज जावा एप्लीकेशन आता था, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे आगे, तो इक्लिप्स के अंदर जब हम लोग रन राइट क्लिक कर रन कराएंगे तो रन एज जे यूनिट एप्लीकेशन लिख कर आएगा, ठीक है। तो एंड की जो है सपोर्ट इक्लिप्स में इनबिल्ट होती है। और नहीं तो हम लोग इसको लिए कमांड प्रॉम्प्ट से, जैसे जावा सी करके प्रोग्राम को कंपाइल करके जावा करके हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट से भी चला सकते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग एंड कमांड को यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे को अपाचे एंड चाहिए होता है। जैसे कि आपको पता है जावा कमांड सबसे पहले मेन मेथड को लोकेट करता है, जो हम लोगों ने फर्स्ट डे में देखा था जावा का। तो इसमें तो कोई मेन मेथड होता नहीं है, तो इस वजह से इसको एग्जीक्यूट कराने के लिए हम लोग अगर कमांड प्रॉम्प्ट से एग्जीक्यूट करवा रहे हैं तो उसके लिए हमारे को क्या चाहिए होता है, अपाचे एंड चाहिए होता है, ठीक है। तो ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि एडवांटेज के अंदर हम लोग जो है सिंपल होता है इस प्रोग्राम को लिखना, क्योंकि एनोटेशंस होती हैं, रिपोर्ट जनरेट करते हैं, टेस्ट सूट जनरेट करते हैं, ठीक है। अब ये जो एनोटेशंस आती है ये भी एक लाइब्रेरी से ही आती है, और वो जो लाइब्रेरी है जो हम लोगों को इम्पोर्ट करनी पड़ती है वो इम्पोर्ट करनी पड़ती है org.junit.star। तो ये org.junit.star के अंदर ये क्लासेस होती है, टेस्ट क्लास, बिफोर क्लास, आफ्टर क्लास, ये सारी क्लासेस होती है बेसिकली, जिसे हम लोग इम्पोर्ट करते हैं। इन्हीं क्लासेस से हमको एनोटेशन मिलता है। एनोटेशन का जैसा भी आपको मतलब आता है मार्किंग ऑफ द मेथड, ठीक है ना। तो मार्किंग ऑफ द मेथड से मतलब है, अगर आप थोड़ा सा देखोगे, मैं इक्लिप्स के ऊपर जैसे आपको दिखाता हूँ, जैसे इक्लिप्स के अंदर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर हम लोग एक क्लास बना रहे हैं, न्यू क्लास, लेकिन इस क्लास के अंदर आपको मेन नहीं सेलेक्ट करना, मेन मत सेलेक्ट करिएगा, ठीक है। इसके अंदर मैं यहाँ पर टेस्ट ये यूनिट, इसमें मेन नहीं सेलेक्ट करना है इसके अंदर, क्योंकि इसमें जे यूनिट के अंदर मेन मेथड नहीं होता है। फिनिश पर मैंने इसको क्लिक कर दिया। अब इसके बाद मैं इसके अंदर कोई मान के चलिए टेस्ट मेथड बना रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने मान के चलिए यहाँ पे लिख दिया पब्लिक वॉइड लॉगिन टेस्ट। अब ये मेरा टेस्ट मेथड है, यहाँ पर मान के चलिए कुछ कोड लिख रहा हूँ मैं, सम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। बाकी इसमें सेलेनियम का कोड वही लिखना है जैसे आप लिख रहे थे, सम कोड टू डू लॉगिन टेस्ट, ठीक है। तो अब ये जो मेथड है, ये मेथड को मेरे को एज ए टेस्ट मेथड बनाना है,
तो इसके ऊपर मैं एनोटेशन लगाऊंगा @टेस्ट, इसको कहते हैं एनोटेशन। ठीक है, अब ये एनोटेशन के अंदर हमेशा @ लगेगा, केस सेंसिटिव होती है, जैसे टेस्ट केस सेंसिटिव है। ठीक है, जब मैं इसके ऊपर लेके जा रहा हूं तो ये देखिए अभी एरर दे रहा है, तो वो बोल रहा है इम्पोर्ट org.junit, तो आप org.junit को यहाँ पर इम्पोर्ट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद आप जो है दूसरी चीज जो बोलेंगे वो लिखेंगे बिफोर। बिफोर के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे टेस्ट को एग्जीक्यूट कराने से हम लोगों को पहले क्या चाहिए होता है, एनवायरमेंट क्रिएट करना है मेरे को, तो मेरे को ओपन ब्राउजर करना है। ठीक है, तो अब ये बिफोर को भी मैं इंपोर्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर मैंने मान के चलिए कुछ कोड लिख दिया system.out, ये कोड लिखेंगे आप, कोडिंग वही है जो सेलेनियम के हम लोग कर चुके हैं अभी। ठीक है, तो इसलिए मैं सिर्फ एसओपी कर दिखा रहा हूं आपको। ठीक है, कोड टू ओपन ब्राउजर। ठीक है, और इसी तरीके से मान के चलिए टेस्ट फिनिश हो जाने के बाद मेरे को क्या करना है, मेरे को क्लोज ब्राउजर करना है। ठीक है, इसके ऊपर मैंने एनोटेशन लगा दी आफ्टर। तो बेसिकली ये जो है मेरे एनोटेशंस है। ठीक है, अब बिफोर एनवायरमेंट क्रिएट कर रहा है और आफ्टर एनवायरमेंट क्लोज कर रहा है, तो ये एनोटेशंस बता रहा है कि ये टेस्ट मेथड से बिफोर कॉल होगा, ये टेस्ट मेथड के आफ्टर कॉल होगा। इसके सीक्वेंस से कोई मतलब नहीं है, क्या बोलेंगे जी मेरे को जो है ये बिफोर वाला मेथड पहले ही लिखूंगा या मेरे को, तो ऐसा कुछ नहीं। सीक्वेंस में आप इसको ऊपर नीचे कर दीजिए, इससे कोई फर्क, वो अपने आप ही एनोटेशन से अपने आप ही कॉल करेगा। जैसे मैं मान के चलिए इसको टेस्ट मेथड को ऊपर कर देता हूं और बिफोर को नीचे कर देता हूं, या बिफोर को और नीचे कर देता हूं आफ्टर, तो इसके लिखने के सीक्वेंस से कोई मतलब नहीं है उसका। ठीक है ना, तो एनोटेशन जब हमने लगा दी तो वो अपने आप ही टेस्ट मेथड से पहले वाला बिफोर अपने आप ही कॉल होगा और फिर आफ्टर वाला बाद में कॉल होगा। ठीक है ना, ऐसे आप इसके अंदर ये से टेस्ट को जो है हम टेस्ट केस मान के चलेंगे। जब इसका @टेस्ट लिखा है तो ये टेस्ट केस, इसमें कोई पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड नहीं है, इसमें कोई हमारा जो है वो नहीं है, क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टर नहीं बना रहे हम लोग। ठीक है, तो इसको हम लोग जैसे सिंपल अभी इसको ही रन करा कर दिखा रहा हूं, तो ये राइट क्लिक करा, रन एज जावा एप्लीकेशन नहीं आएगा, रन एज JUnit टेस्ट, और इस पर क्लिक करेंगे तो ये JUnit टेस्ट हमारा चल जाएगा। ये नीचे इस तरह से हमारा यहाँ पर एक रिपोर्ट आ रही है कि एक टेस्ट रन हुआ है, उसमें 0 एरर्स है, 0 फेलियर है। ठीक है ना, तो ये बेसिकली इस तरीके के, तो यही हम लोग यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि JUnit जो है वो क्या प्रोवाइड करता है, एनोटेशन प्रोवाइड करता है। तो जो पहली एनोटेशन वो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वो है @टेस्ट। तो मैंने जैसे बताया @टेस्ट क्या करता है, ये आइडेंटिफाई करता है मेथड को कि ये टेस्ट मेथड है। ठीक है ना, @बिफोर मीन्स ये मेथड जो है वो क्या होगा, हर एक टेस्ट मेथड से पहले कॉल होगा और बार बार कॉल होगा। बार बार से मतलब ये है कि अगर मैंने यहाँ पर एक और टेस्ट मेथड बना दिया, जैसे मैं एक और लिख रहा हूं पब्लिक वॉइड साइन अप टेस्ट, तो यहां पर अब मेरे 2 टेस्ट मेथड आ गए। ठीक है, तो टेस्ट मेथड के लिए आपको इसके ऊपर भी @टेस्ट, तो इट मीन्स मेरे पास यहां पर 2 टेस्ट मेथड है। अब दोनों टेस्ट मेथड से पहले ब्राउजर को ओपन करना है और टेस्ट खत्म हो जाने के बाद क्लोज ब्राउजर को कॉल करना है। तो उसके लिए अब ये बिफोर 2 बार कॉल होगा,
पहले एक टेस्ट से, फिर दूसरे टेस्ट से, और फिर आफ्टर भी 2 बार कॉल होगा। तो इसका मतलब कि बिफोर जो है वो 2 बार कॉल हो रहा है और आफ्टर भी 2 बार कॉल हो रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से अगर हम लोग फिर से इसको रन करा कर देखें, जी यूनिट टेस्ट, अब यहाँ पे कोई ब्राउजर ओपन या क्लोज नहीं हो रहा या कुछ काम नहीं हो रहा, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ एसओपी लिख रखा है, ठीक है ना। तो इस वजह से वो अभी कुछ खोल नहीं रहा। बाकी आप इसके अंदर सेलेनियम का कोड लिखेंगे, वही जो हम लोग अभी पढ़ चुके हैं आप लोगों के साथ, तो ये ब्राउजर को वैसे ही ओपन करेगा, वैसे ही क्लिक करेगा, वैसे ही क्लोज करेगा, सब चीजें वैसे होंगी। अब यहाँ पर 2 टेस्ट रन हो गए, 2 टेस्ट और 2 सक्सेस है, 0 फेल है, 0 एरर है, ठीक है ना। तो वो यहाँ पर लिखा टेस्ट टेस्ट बिफोर, ठीक है ना, आफ्टर समझा चुके हैं आपको मैं। ऐसे ही हमारे पास बिफोर क्लास, बिफोर क्लास का मतलब क्या हुआ कि जो एक ही बार कॉल होता है, मतलब कि जितने भी टेस्ट मेथड है उन सबसे पहले एक बार ही कॉल होगा, और जब सारे टेस्ट खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद आफ्टर क्लास। और बिफोर टेस्ट का जो मेथड होना चाहिए वो स्टैटिक मेथड होना चाहिए, ठीक है ना। तो जैसे कि इसके अंदर अगर मैं बोलूं, मैंने जैसा बोला ऑर्डर के लिखने से कोई तरह फर्क नहीं पड़ रहा, आप किसी मर्जी को ऊपर लिखिए, किसी मर्जी को नीचे लिखिए, ठीक है। जैसे कि मैं मान के चलिए लिखता हूं पब्लिक स्टैटिक कॉन, कि मेरे को डीबी से कनेक्शन करना है, डाटाबेस से कनेक्शन करना है, मान के चलिए, ठीक। वॉइड ही कर देते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कनेक्शन, ठीक है। तब ये डाटाबेस भी लॉगिन टेस्ट में भी यूज होना, साइन अप पर भी यूज होना, लेकिन 2 बार कनेक्शन करने की जरूरत नहीं, एक बार ही डाटाबेस से कनेक्शन हो जाना चाहिए। तो 2 बार नहीं कॉल करना, तो इसलिए मैंने इसको बिफोर में नहीं लिखा, तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख देते हैं, बिफोर क्लास। वैसे जब कनेक्शन, अब ये भी चीज एक ध्यान रखना कि ये जरूरी नहीं कि सारी एनोटेशन ही यूज करी है, हो सकता है मेरे को खाली टेस्ट से पहले बिफोर ही चाहिए तो खाली बिफोर ही लिखिए, जरूरी नहीं कि आफ्टर भी लिखना ही है, ठीक है। या बिफोर क्लास की रिक्वायरमेंट नहीं तो मत लिखिए, तो ये जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं कि आपके जितने एनोटेशन है सभी लिखनी जरूरी है। ये एनोटेशन दे रखिए, आप इसमें से कोई सी भी कॉम्बिनेशन को यूज कर सकते हो जिसकी आपको रिक्वायरमेंट हो, जरूरी नहीं कि सभी यूज करनी है। तो ये लास्ट में जब दोनों टेस्ट एग्जीक्यूट हो जाएंगे तो लास्ट में ये कनेक्शन को क्लोज करना है, जो डाटाबेस से कनेक्शन हो रखा है, ये एक्सेल वर्कशीट से कनेक्शन हो रखा है। ठीक है जी, तो ये सारी एनोटेशंस हमारी आपने देखी है, ठीक है। जब इसको ऐसे कर रन कराएंगे तो ये अपने आप ही उसके अंदर क्लोज कनेक्शन शुड बी स्टैटिक। अच्छा, क्लोज वाला कनेक्शन हम लोगों ने स्टैटिक नहीं करा, वो ये भी स्टैटिक होना चाहिए, पब्लिक स्टैटिक, सॉरी स्टैटिक वॉइड क्लोज। ठीक है जी, तो इस तरीके, तो ये बेसिकली हमारी, अब आपको मेरे ख्याल से समझ में आया होगा एनोटेशन क्या क्या मतलब। तो हम दोबारा से क्या बोलूँ, तो जे यूनिट क्या प्रोवाइड करता है, जे यूनिट हमारे को एनोटेशन प्रोवाइड करता है। एनोटेशन का मतलब होता है मार्किंग ऑफ द मेथड, जो कि ऑर्डर ऑफ द मेथड एग्जीक्यूशन बताता है हमारे को। तो इसके अंदर कोई कंस्ट्रक्टर की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई मेन मेथड की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। और ये सिर्फ एडवांटेज क्या होता है कि हम लोग अपने प्रोग्राम को सिंपल लिख सकते हैं, और इसके अंदर रिपोर्ट भी जनरेट हो रही है जैसा आपने देखा, और भी टेस्ट सूट भी अभी नीचे बताते हैं टेस्ट सूट का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका मैंने बताया, ठीक है ना। तो इतनी चीज के लिए, अब ये वाला तो अभी मैंने आपको बताया इक्लिप्स के ऊपर रन करा रहे थे कि हम लोग, ये ठीक है इक्लिप्स के ऊपर, तो मैंने बताया इनबिल्ट सपोर्ट है।
तो एक और तरीके से हम लोग इसको रन कराते हैं कमांड प्रॉम्प्ट से। उसके लिए हमारे को क्या चाहिए, तो उसके लिए हमारे को अपाचे एंट चाहिए होता है। उसके थ्रू भी देखते हैं कि अपाचे एंट का मतलब क्या है। ये एक्सेप्शन हैंडलिंग अभी देखते हैं बाद में, पहले से एक अपाचे एंट को भी देखते हैं कि अपाचे एंट का क्या मतलब होता है। तो अपाचे एंट के लिए हमारे को कुछ रिक्वायरमेंट्स, हमारे रिक्वायरमेंट्स टू रन जे यूनिट एप्लीकेशन फ्रॉम एंट। तो एंट के थ्रू अगर मेरे को जे यूनिट की एप्लीकेशन रन करानी है, ठीक है ना, तो उसके लिए मेरे को कुछ रिक्वायरमेंट्स है। तो रिक्वायरमेंट्स में अभी आपने देखा था कि जब मैं इक्लिप्स में काम कर रहा था, तो इक्लिप्स के अंदर मेरे को जो भी सपोर्टिंग लाइब्रेरीज चाहिए होती हैं, मेल की चाहिए होती है, मेरे को सिलेनियम की चाहिए होती है, मेरे को पीवाई की जार फाइल चाहिए होती है, ये सब मैं ऐड एक्सटर्नल जार से ऐड करवा रहा था, ठीक है ना। तो वैसे ही अब यहाँ पर भी अपाचे एंट में जो भी मेरे को एंट एप्लीकेशन के लिए सपोर्टिंग जार्स चाहिए, स्क्रीनशॉट की लॉग्स के लिए, सिलेनियम के लिए, जो मेल सेंड करने के लिए जो भी जार फाइल चाहिए, उन सब जार फाइल्स को आप एक लोकेशन में सेव कर लीजिए। जैसे मैंने अपनी मशीन के अंदर यहाँ पर सी के अंदर कोर के अंदर सिलेनियम के अंदर मैंने जस्ट सेकंड, अभी देखते हैं कहाँ सेव करा हुआ मैंने, देख लेते हैं। सी में कोर में ही रखा हुआ मैंने। अच्छा ठीक है, तो हम लोगों ने जो सी है, सी में कोर के अंदर ही मैंने यहाँ पर जो है ये सारी चाहिए, ये सारी जार फाइल्स, जितनी भी जार फाइल्स चाहिए ना मेरे को अपने प्रोजेक्ट में, वो सारी जार फाइल्स देके हम लोगों ने सारी यहाँ पर रखी हुई है, मेल की, इसकी, सबकी, उन सबकी जार फाइल्स एक मैंने कोर नाम का जो फोल्डर है उसी के अंदर ये सारी जार फाइल्स हम लोगों ने एक जगह ऐड कर रखी है, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट नंबर वन जो है, वो रिक्वायरमेंट नंबर वन जो है वो ये है कि भाई मेरे को जो है जितनी भी मेरी सपोर्टिंग जार फाइल्स हैं वो सब एक ही फोल्डर में रख दीजिए, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो स्टेप नंबर टू है वो है कि मेरे को अपाचे एंट को डाउनलोड करना पड़ेगा और उसका क्लास पाथ सेट करना पड़ेगा। तो वो भी चेक करते हैं। तो मैंने गूगल के अंदर यहाँ पर अपाचे एंट डाउनलोड करा है, लिखा है। तो यहाँ से गूगल से आप यहाँ से अपाचे एंट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऐसे ये अपाचे एंट की ये साइट आएगी, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। और वो मैंने जब डाउनलोड करा है तो आपके पास एक अपाचे एंट कर ये आ गया, अपाचे एंट। अपाचे एंट को होम डायरेक्टरी, ये अपाचे एंट की होम डायरेक्टरी है जहां पर इसका इंस्टॉलेशन हो रखा है। उसको कंट्रोल सी से कॉपी करा, दिस पीसी, प्रॉपर्टीज, एडवांस सिस्टम सेटिंग्स, एनवायरमेंट वेरिएबल, न्यू, और यहां पर जैसे जावा होम का पाथ सेट करते हैं वैसे एंट होम, और एंट होम का यहां पर आप पाथ सेट, बस यहाँ पर सेमी कॉलन नहीं डालना, कुछ नहीं डालना, अपाचे होम डायरेक्टरी का पाथ सेट करना है। ये मैंने ऑलरेडी अपनी मशीन पर करा हुआ है तो इसको मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसी तरीके से जो है दूसरी चीज आपको जो है अपाचे एंट के अंदर बिन, बिन के अंदर ये एंट कमांड आती है यहाँ से, तो ये बिन तक का मेरे को पाथ सेट करना है। तो इसको भी कंट्रोल सी से कॉपी करिए, न्यू पाथ, और पाथ के अंदर बिन तक का पाथ, ठीक है। तो आपको दो काम करने हैं, मैंने ये भी सेट कर रखा है पाथ अपनी मशीन पर ऑलरेडी, ठीक है, तो इसलिए कैंसिल कर दे रहा हूं। तो कहने का जो मतलब है वो ये है कि आपको यहां पर अपाचे एंट को डाउनलोड करना है और आपको एक तो एंट अंडरस्कोर होम का एनवायरमेंट वेरिएबल सेट करना है। तो जैसे मैंने आपको दिखाया एंट अंडरस्कोर होम और उसका इंस्टॉलेशन पाथ, और एक आपको पाथ सेट करना है, कहां तक का पाथ सेट करना है, बिन तक का पाथ सेट करना है, ठीक है। ये आपको अपनी मशीन के ऊपर चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपको एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बनाना है। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जैसे मैं आपको सामने दिखा रहा हूं, कोर के अंदर जे यूनिट 1,
तो ये जे यूनिट 1 जो है ये मेरा प्रोजेक्ट का फोल्डर है, रूट फोल्डर है जे यूनिट 1। और इसके अंदर एक रिपोर्ट्स नाम का फोल्डर, जे यूनिट जो भी रूट फोल्डर है उसके अंदर रिपोर्ट्स नाम का फोल्डर बनेगा जिसमें रिपोर्ट्स बनेंगे, ये एम्प्टी होना चाहिए, ठीक है। उसकी तरीके से एसआरसी में क्या होगा, जो आपके जावा के प्रोग्राम्स हैं, जहां पर जो भी आपके टेस्ट केसेस हैं वो यहां पर लिखा जाएगा। और एक build.xml आपको मिलेगी। तो बेसिकली जो है आप देखेंगे तो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के अंदर मेरा ये रूट फोल्डर है, रूट फोल्डर के अंदर एक रिपोर्ट्स नाम का फोल्डर बनाना है जो एम्प्टी है, एक एसआरसी नाम का फोल्डर बनाना है जिसमें .java का प्रोग्राम आएगा, और एक build.xml बनानी है, ठीक है ना। ये build.xml आप है ना जो है कॉपी कर लीजिएगा, नेट से भी मिल जाएगी, नहीं तो मेरे वाला जो एग्जांपल है वहां से कॉपी कर लीजिएगा। इस build.xml में आपको कुछ चेंजेस करने हैं। वो क्या चेंजेस करने हैं, इस build.xml को मैं खोल कर दिखा रहा हूँ। तो ये build.xml में आपको एक तो क्या करना है, ये वर्क स्पेस की जार फाइल जो मैंने अभी आपको दिखाया था कि जितनी भी जार फाइल्स हैं वो मैंने कोर में लोकेट कर कर रखी है। तो वैसे आपने भी जो भी अपनी मशीन में फोल्डर बना रखा है जहां पर जितनी भी जार फाइल्स हैं, प्रोजेक्ट की जार फाइल्स हैं, वो फोल्डर का आपको यहाँ पर पाथ चेंज करना है अपनी मशीन के अकॉर्डिंगली। तो मतलब कि आपको इस build.xml को एडिट करिएगा तो आपको क्या करना है, वर्क स्पेस की जो जार फाइल्स आपने जिस अपनी मशीन में जो लोकेशन में लिख रखी हुई है वो लोकेशन का आप यहाँ पर पाथ दे दीजिएगा, ठीक है। दूसरा रिपोर्ट डायरेक्टरी, तो रिपोर्ट डायरेक्टरी में हमने क्या दे रखा है, जो मैंने कोर के अंदर जे यूनिट 1 रूट के अंदर रिपोर्ट्स नाम का फोल्डर बना रखा है उसका पाथ दे रखा है। तो ये भी आपको जहां पर भी रिपोर्ट्स जनरेट करनी है अपनी, तो आप रिपोर्ट डायरेक्टरी के अंदर अपनी मशीन के अकॉर्डिंगली वहां का पाथ दे दीजिएगा, ठीक है। इसी तरीके से बाकी और कुछ चेंज नहीं करना है इसमें। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको जो है इसके अंदर जेडीके का वर्जन मिलेगा, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करिएगा नीचे तो ये ऐसे रहा। जावा सी के अंदर यहाँ पर जो जावा का वर्जन है वो 1.7 है मेरी मशीन पर, लेकिन आपकी मशीन पर हो सकता है 1.8 हो या है ना कोई और वर्जन हो। तो आप अपनी मशीन के अकॉर्डिंगली जो आपकी मशीन के ऊपर जावा का वर्जन है आप उसको यहाँ पर चेंज कर दीजिएगा टारगेट के अंदर, ठीक है। और लास्ट चीज जो है वो है कि मेरे को रन मिलेगा यहाँ पर नीचे देखिएगा, ये रन के अंदर वो बता रहा है कि कौन सी फाइल रन करवानी है। तो ये इंक्लूड में जो फाइल आप ऐड करेंगे वही वाली फाइल रन होगी यहाँ पर, ठीक है। तो अभी मैं इसको कमेंट कर रहा हूं, ये मैंने इसको अभी यहाँ पर कमेंट कर दिया, इसको कमेंट, और इस नीचे वाली फाइल को मैं ओपन कर रहा हूं, ये नीचे वाली फाइल को मैं ओपन कर रहा हूं। तो अभी मैं जो फाइल रन करवा रहा हूं वो टेस्ट केस 1.class को रन करवा रहा हूं, इसको मैंने सेव कर दिया, ठीक है। तो कहने का जो मतलब है, आप जब लिखा हुआ है build.xml को एडिट करेंगे तो आपको वहां पर क्या क्या चीजें चेंज करनी है। एक तो वर्क स्पेस की जो आपकी जार फाइल्स हैं उसका पाथ, दूसरा मैंने बताया रिपोर्ट्स जो है, ठीक है, रिपोर्ट्स फोल्डर का पाथ आपको डालना है, और जेडीके का वर्जन मैंने बोला डालना है आपको, और जो फाइल आपको रन करानी है वो आपको डालनी है, ठीक है ना। तो ये आपके जब सब चीजें ऐड हो जाएंगी तो उसके बाद आपके पास एंड की कमांड्स होती हैं। एंड की कमांड जैसे क्लीन, जो कि ओल्ड बिल्ट अगर कोई बनी हुई होती है तो उसको क्लीन करता है। एंड कंपाइल क्या करता है, जितने भी एसआरसी में .java के प्रोग्राम होते हैं उनको कंपाइल कर एक न्यू बिल्ट बनाने का काम करता है। और एंड रन क्या करता है, जो आपने इंक्लूड, जो आपने यहाँ पर फाइल को इंक्लूड कर रखा है, ये वाली फाइल इंक्लूड कर रखी है ना, तो एंड कमांड क्या करता है, उस फाइल को रन करवाने का काम करता है। तो एक मैं आपको ये रन कराकर दिखा रहा हूं। तो मैंने अब क्या कर रखा है, एक जे यूनिट 1 में एसआरसी के अंदर टेस्ट केस 1 बना रखा है, वही जो मैंने आपको अभी इक्लिप्स में दिखाया था। तो और इसके अंदर मैंने जाकर कुछ नहीं कर रखा, वही बिफोर क्लास और एसओपी मैसेज दे रखा है, बिफोर एसओपी मैसेज दे रखा है। तो मैंने सारे जितने भी एनोटेशंस हैं उनको यहां पर यूज कर एसओपी सिर्फ मैसेज दे रखा है। कोई मेन मेथड नहीं है इसमें, कोई क्लास नहीं है, कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है। अब इस क्लास को मेरे को रन कराना है तो उसको मैंने कहां पर ऐड करा रखा है, build.xml में test1.class, test1.class कर मैंने यहां पर इसको ऐड करवा दिया है, किसको, टेस्ट केस 1 को,
टेस्ट केस 1 डॉट जावा है और इसको मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, टेस्ट केस 1 डॉट क्लास, तो डॉट क्लास लिखना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये मैंने ऐड करा दिया। तो अब इसको कैसे चलाना है वो चीज़ देखते हैं। तो उसके लिए आपको क्या जाना है, कमांड प्रॉम्प्ट पर जाना है। तो मैं उस लोकेशन में चला गया, रूट फोल्डर की लोकेशन में चला गया, ठीक है। यहाँ पर आकर मेरे पास कमांड है एंड क्लीन। तो क्लीन क्या करती है, अगर कोई पुरानी बिल्ट बनी हुई होती है तो उसको क्लीन करने का काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्ड सक्सेसफुल आ गया। फिर एंड कंपाइल। तो यहाँ पर इसने 4 सोर्स फाइल, तो हमारे पास वहां पर 4 है, एसआरसी में 4 सोर्स फाइल है, तो चारों सोर्स फाइल को उसने कंपाइल कर दिया। अगर आप देखोगे अब यहाँ पर, तो यहाँ पर एसआरसी में मेरे पास 1 2 3 4 फाइल्स है, चारों को कंपाइल करके देखिए उसने बिल्ड बना दिया। और बिल्ड के अंदर इसको मतलब उसने उसको कंपाइल करके क्लासेस बना दी है इसकी, ठीक है। इसके बाद लेकिन रन नहीं होंगी चारों, रन कौन सी होगी, जो हमने इंक्लूड कर रखी है, एंड रन। तो ये देखिएगा एंड रन। तो रन के अंदर यहाँ पर जो है ये 2 रन करा रहा है, टेस्ट 2 रन कर रहा है। क्यों 2 रन कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमने @टेस्ट 2 बार लिखा हुआ है। @टेस्ट एक तो यूजर रजिस्ट्रेशन के लिए हो रखा है और एक @टेस्ट लॉगिन के लिए हो रखा है, ठीक है। इसकी अब इसने रिपोर्ट डायरेक्टरी में रिपोर्ट भी बनाई होगी। तो अब रिपोर्ट्स में जाकर अब देखेंगे तो ये रिपोर्ट्स आई हैं। इसमें जो मेन रिपोर्ट है वो है index.html। इसको मैं index.html को, क्योंकि HTML फॉर्मेट में है, तो मैं गूगल क्रोम पर ओपन कर ले। तो ये देखिए इस तरीके से देखिए रिपोर्ट आ रही है मेरे पास, ठीक है ना। और रिपोर्ट के अंदर मैं 2 पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये मेरे को बता रहा है कि ये दोनों टेस्ट मेथड जो है ये सक्सेसफुल लॉन्च हो गए आपके। टेस्ट केस 1 पे यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, system.out पर यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ। तो system.out के अंदर देखेंगे तो ये ऑर्डर ऑफ द एग्जीक्यूशन में देखिए सबसे पहले बिफोर क्लास कॉल हो रही है, फिर बिफोर कॉल हो रहा है, ठीक है ना। फिर पहला टेस्ट कॉल हो रहा है, फिर आफ्टर कॉल हो गया, फिर दोबारा बिफोर कॉल हो रहा है, दूसरा टेस्ट कॉल हो गया, आफ्टर कॉल हो गया और लास्ट में आफ्टर क्लास कॉल हो गया। तो इस तरीके से ये सारे मेथड का एग्जीक्यूशन भी आपको यहाँ पर मेरा दिख रहा है। तो इस तरीके से रिपोर्ट्स हमारी जनरेट हो रही है, ठीक है। एक और चीज देखते हैं यहाँ पर, वो है एक्सेप्शन हैंडलिंग। अब ये सेम चीज इक्लिप्स में भी रहेगी, उसमें भी वो चलाने का तरीका है। इक्लिप्स के अंदर हमारे को ये कोई डायरेक्टरी स्ट्रक्चर या build.xml की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। वहां पर जैसे मैंने आपको दिखाया तो वहां पर कोई हम लोग build.xml नहीं बना रहे थे, तो इक्लिप्स के ऊपर ही ज्यादा काम करा जाता है। तो आप इक्लिप्स पर ही प्रैक्टिस करिएगा। मैं खैर आपको एक और चीज दिखा रहा हूँ, वो दिखा रहा हूँ आपको मैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग इन JUnit। अभी तक हम लोग जब एक्सेप्शन हैंडलिंग करते थे तो आप सामने अगर देखोगे तो मैंने एक टेस्ट मेथड लिख रखा है, ठीक है, एनोटेशन लगा रखी है @टेस्ट, ठीक है। और इस टेस्ट मेथड में मैं कुछ कोड लिख रहा हूँ, ठीक है। अब ये कोड के अंदर मेरे को एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी है। तो मैंने आपको बताया था कि हम लोग ट्राई कैच ब्लॉक को यूज कर सकते हैं। तो मैंने इस कोड के अंदर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कुछ रन टाइम एरर आ सकता है, तो इसलिए मैंने इसको ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखा। और ट्राई ब्लॉक के बाद मैंने एक्सेप्शन को कैच करा लिया कैच ब्लॉक में आकर, और उसको मैंने e.print_stack_trace या system.err.println से मैंने एरर मैसेज को प्रिंट करा दिया, ठीक है। अब जब मैं इसके अंदर जो कोड है उस कोड के अंदर अगर कोई एरर आता है तो ये टेस्ट मेथड मेरा फेल होना चाहिए, मेरा जो रिपोर्ट आनी चाहिए उसके अंदर इसको क्या दिखाना चाहिए कि ये टेस्ट मेथड फेल हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं होगा। आप जब इसको टेस्ट को चलाओगे तो एरर अगर आएगा भी तब भी वो रिपोर्ट के अंदर इस टेस्ट मेथड को फेल नहीं दिखाएगा, एरर रिपोर्ट नहीं होगा। तो फिर कैसे किया जाए, तो उसके लिए मेरे पास एक @रूल एनोटेशन होती है, ठीक है ना। और @रूल एनोटेशन क्या काम करती है, ये एक एरर कलेक्टर क्लास का ऑब्जेक्ट को टेस्ट मेथड में पास कराने का काम करती है। मतलब क्या इस चीज का समझते हैं। जैसे दोबारा से देखते हैं कि मैंने यहां पर एक @रूल एनोटेशन बना रखी है।
और एट द रेट टूल के अंदर यहाँ पर एक एरर कलेक्टर क्लास को इनिशियलाइज कर रखा है, एरर कलेक्टर EC इज इक्वल टू न्यू एरर कलेक्टर। तो ये मेरा क्लास इनिशियलाइजेशन हो रही है और उस क्लास इनिशियलाइजेशन के ऊपर एट द रेट टूल एनोटेशन लगा रखा है, ठीक है ना। नीचे मेरा वही एट द रेट टेस्ट मेथड है, ये रहा टेस्ट मेथड, वही मेरा ट्राई ब्लॉक है जैसे ऊपर मैंने लिखा था, और ट्राई ब्लॉक में मैंने कुछ कोड लिखा जिसमें मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एरर आता है, एरर आता है तो ये कैच ब्लॉक में जा रहा है, ठीक है, ये कैच ब्लॉक है। अब कैच ब्लॉक में देखिएगा हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर रखा है, इस EC ऑब्जेक्ट को, जो हमारा एरर कलेक्टर का EC ऑब्जेक्ट था, उसको मैंने कैच ब्लॉक में यूज कर रखा है EC, ठीक है ना। और EC का एरर कलेक्टर क्लास का मेथड है ऐड एरर, और ऐड एरर मैंने एक्सेप्शन E का ऑब्जेक्ट पास करा दिया। तो जब तक मैं एरर कलेक्टर क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर इस एक्सेप्शन को नहीं पास करवाऊंगा तब तक वो मेरे को एरर रिपोर्ट नहीं करेगा रिपोर्ट के अंदर, ठीक है ना। तो इसलिए जब भी अगर आप एक्सेप्शन हैंडलिंग करना चाहते हैं जे यूनिट के अंदर, तो आपको एट द रेट रूल एनोटेशन बनानी पड़ेगी पहले, और उससे आपको एक एरर कलेक्टर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और फिर इस एरर कलेक्टर क्लास के ऑब्जेक्ट को आपको यहाँ पर कैच के अंदर पास करना पड़ेगा, तभी वो एक्सेप्शन रिपोर्ट होगी, नहीं तो नहीं होगी, ठीक है। वो भी अभी हम प्रैक्टिकल में देखते हैं इस चीज को। एक और चीज देखते हैं एसर्ट, ठीक है। अभी तक हम लोग जो कंपेयर कर रहे थे दो स्ट्रिंग वैल्यूज को, तो हम लोग इक्वल से कंपेयर कर रहे थे, ठीक है ना। तो अब हम लोग यहाँ पर इक्वल्स की जगह हमारे पास मेथड एसर्ट एक क्लास है, एसर्ट क्लास का मेथड होता है एसर्ट इक्वल्स, और एसर्ट इक्वल्स के अंदर हम लोगों के दो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट होते हैं, एक एक्सपेक्टेड और एक एक्चुअल। अगर एक्सपेक्टेड और एक्चुअल को हम लोग मतलब कि सेम रखेंगे, मैच करेंगे, तो ये टेस्ट पास होगा, नहीं तो फेल होगा। तो कहने का मतलब ये कि हम लोग अभी स्ट्रिंग क्लास का जो स्ट्रिंग कंपैरिजन कर रहे थे इक्वल्स मेथड को यूज करके कर रहे थे, वो इक्वल्स मेथड अब यहाँ पर वर्क नहीं करेगा। उसकी जगह इक्वल्स मेथड की जगह जब भी टू स्ट्रिंग्स को कंपेयर करना है तो उसके लिए हम इक्वल्स की जगह एसर्ट क्लास का एसर्ट इक्वल्स मेथड यूज करते हैं जे यूनिट के अंदर, ठीक है ना। बाकी ये और तो इतना यूजफुल नहीं है। जैसे एसर्ट फॉल्स में कोई बुलियन कंडीशन है, तो अगर ये फॉल्स में बुलियन कंडीशन फॉल्स होती है तो ये टेस्ट को पास करा जाएगा, जैसे इंट आई इज इक्वल टू 10 और मैंने यहाँ पर कंडीशन लिख ली आई इज ग्रेटर देन 0, तो ये फॉल्स ही कंडीशन है, तो ये दिखाएगा कि हाँ ये फॉल्स ही है और ये पास दिखाएगा। वैसे एसर्ट ट्रू में अगर बुलियन कंडीशन ट्रू ही होती है तो ये पास दिखाएगा, जैसे आई की वैल्यू 10 है और मैंने लिखा आई इज लेस देन 20, तो इसको मतलब कि ये करेक्ट है तो ये पास हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही एसर्ट क्लास का मेथड होता है फेल, कुछ पर्टिकुलर टेस्ट को आपको एज अ फेल ही रिपोर्ट कराना है, तो वहां पर आप उसको फेल के थ्रू आप उसे फेल कर सकते हैं, ठीक है। जब ये सब चीज़ों का भी प्रैक्टिकल देख लेंगे। और लास्ट चीज़ होती है वो होती है टेस्ट सूट। टेस्ट सूट जैसे मैंने ऑलरेडी बताया था, मल्टीपल टेस्ट क्लासेस को अगर आप इकट्ठा रन कराना चाहते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, टेस्ट सूट कहते हैं। तो टेस्ट सूट कैसे बनाया जाता है, टेस्ट सूट के अंदर सबसे पहली चीज तो आपकी ये जो टेस्ट सूट क्लास होनी चाहिए ये एम्प्टी होनी चाहिए, इसमें कोई टेस्ट मेथड नहीं होना चाहिए, ठीक है। और टेस्ट सूट क्लास जो होती है हमारी, उसके ऊपर जो एनोटेशन लगते हैं, अभी तक हम लोग मेथड के ऊपर एनोटेशन लगा रहे थे, अब ये मेथड के ऊपर एनोटेशन नहीं लग रहा है, किसके ऊपर एनोटेशन लग रहा है, क्लास के ऊपर एनोटेशन लग रहा है, जिसके लिए हम लोगों ने ऊपर इंपोर्ट कर रखा है। तो दो एनोटेशन होती है, एक तो होती है एट द रेट रन विद सूट क्लास, और एट द रेट सूट क्लासेस के अंदर एरे के फॉर्मेट में हम लोग मल्टीपल क्लासेस को ऐड करा देते हैं। तो मल्टीपल क्लासेस को ऐड कराने से क्या हो गया, अब जब मैं ये वाली क्लास रन कराऊंगा, टेस्ट सूट क्लास रन कराऊंगा, तो इसके साथ ये जो ऊपर क्लासेस ऐड हो रखी हैं ये क्लासेस भी रन हो जाएंगी, तो इसी को हम लोग कहते हैं सूट क्लासेस, ठीक है। तो एक देखते हैं इसका भी हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जांपल। तो देखते हैं इस चीज के लिए हम लोग, तो मैंने यहाँ पर टेस्ट केस 2 बना दिया, एक और टेस्ट बना रखा है टेस्ट केस 2। अब ये टेस्ट केस 2 में देखेंगे तो मैं ये एट द रेट टूल एनोटेशन लिखी हुई है, इसको मैं अभी कमेंट कर रहा हूँ ताकि आपको एट द रेट टूल का मतलब समझ में आ जाए। मैंने ये एट द रेट टूल एनोटेशन अभी मैंने कमेंट कर दिए, ठीक है। और मैंने नीचे एक टेस्ट मेथड बनाया है जिसमें मैं ट्राई के अंदर आर को इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, जो कि एरर है कि मैं आर को इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकता। तो इसका मतलब है कि ये मेथड जो है, ये जो टेस्ट एक्सेप्शन मेथड है, इसमें एरर अकर होगा, ठीक है। अब मैंने यहां पर इसको प्रिंट स्टैक ट्रेस कर दिया, लेकिन EC ऑब्जेक्ट जो मैंने ऊपर बना रखा था एरर कलेक्टर का, उसको क्योंकि मैंने कमेंट करा हुआ है तो इसलिए मैंने यहां पर EC ऑब्जेक्ट से ऐड एरर को भी कमेंट कर दिया, तो इसका मतलब ये मेरा कमेंटेड हो गया, ठीक है। इसी तरीके से मैंने एक और मेथड बना रखा है वैलिडेट टाइटल। वैलिडेट टाइटल में हमारा
जीमेल एक्चुअल में आ रहा है और एक्सपेक्टेड में याहू आ रहा है, और अभी तक मैं जैसे काम कर रहा था वैसे ही काम कर रहा हूं। तो मैं इक्वल्स को यूज कर रहा हूं यहां पर, इक्वल्स, ठीक है, और मैं एसर्ट इक्वल्स को कमेंट कर देता हूं यहां पर, ठीक है। तो ये मैंने टेस्ट मेथड बना लिए, ठीक है। बाकी इसमें कुछ नहीं है, ये लास्ट वाला जो है उसके अंदर मैं एक्सपेक्टेड अरिथमेटिक एक्सेप्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, डिवीजन बाय जीरो मिलेगा तो ये पास हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसके अंदर 3 टेस्ट मेथड बना दिए। तो अब मेरे पास 2 टेस्ट क्लासेस आ गई, एक मेरे पास क्या आ गई, टेस्ट केस 1 जो मैंने अभी बनाई थी, और एक और आ गई मेरे पास टेस्ट केस 2। अब ये मैंने दोनों क्लासेस को रन कराना चाहता हूँ, टेस्ट केस 1 और टेस्ट केस 2 दोनों को रन कराना चाहता हूँ। तो अब इसके लिए हम लोगों ने एक टेस्ट सूट बनाया। तो टेस्ट सूट जैसे आपको बताया एम्प्टी होगा, और क्लासेस में मैंने टेस्ट केस 1 की क्लास कॉमा टेस्ट केस 2 की क्लास को ऐड करा दिया। तो ये मेरे पास टेस्ट सूट बन गया। तो अब हमको क्या करना है, जो मेरी बिल्ड डॉट एक्सएमएल थी, यानी बिल्ड डॉट एक्सएमएल के अंदर अभी हम लोगों ने क्या कर रखा था, टेस्ट केस 1 को रन करा रखा था। तो अब मैं इसको कमेंट कर देता हूं, और इसको ओपन कर देता हूं। तो इसका मतलब कि अब जो मेरी बिल्ड डॉट एक्सएमएल है उसके अंदर हम लोगों ने जो रन करवा रहे हैं वो टेस्ट सूट डॉट क्लास रन करवा रहे हैं। तो जब टेस्ट सूट डॉट क्लास रन होगी तो टेस्ट सूट के साथ कौन सी क्लास रन हो जाएंगी, टेस्ट केस 1 एंड टेस्ट केस 2 दोनों रन हो जाएंगी, ठीक है। तो रन कराते हैं दोबारा से, कैसे रन होता है देखते हैं। तो पहले एंड क्लीन से क्लीन हो जाए ताकि पुराना क्लीन हो जाए, कंपाइल से क्योंकि मैंने चेंज करना है तो दोबारा से कंपाइल हो जाए, और फिर रन से अब सूट रन होगा। तो सूट के से टेस्ट केस 1 भी रन होगी 2 भी रन होगी। तो आप देखिए 5 टेस्ट रन हो रहे हैं इसमें, 3 टेस्ट 2 टेस्ट केस 2 के थे और 2 टेस्ट टेस्ट केस 1 के थे, तो टोटल 5 रन हो रहे हैं। तो अब इसकी रिपोर्ट देखते हैं एक बार दोबारा से, रिपोर्ट्स, और index.html वाली रिपोर्ट को हम लोग ओपन करते हैं। तो अब देखिए 5, अब 5 को जब देख रहे हैं तो इसमें तो देखिए ये मेरा एक्सेप्शन वाला जो था इसमें तो एरर था कि मैं आर को नहीं डिवाइड कर सकता। टाइटल वाला भी एरर था क्योंकि एक्सपेक्टेड और एक्चुअल स्ट्रिंग मिसमैच कर रही थी, अगर आप देखोगे दोबारा से। तो यहां पर तो ये आर में एरर था टेस्ट एक्सेप्शन वाले में, तो ये तो फेल दिखाना चाहिए था। और वैसे ही वैलिडेट टाइटल में भी एक्चुअल और एक्सपेक्टेड मैच नहीं कर रहे थे, इसमें जीमेल था याहू था, तो इसमें भी हम लोगों को ये फेल दिखाना चाहिए था। लेकिन रिपोर्ट के अंदर तो ये क्या दिखा रहा है, सक्सेस दिखा रहा है सब जगह, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि ये प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको रेक्टिफाई करते हैं। तो मैं क्या करता हूं, रूल एनोटेशन को ओपन कर देता हूं। तो ये मैंने कमेंट हटा दिया। तब ये रूल एनोटेशन ने एरर कलेक्टर क्लास को इनिशियलाइज कर रही है, और एरर कलेक्टर क्लास का अब ऑब्जेक्ट को मैं कैच में इस्तेमाल कर रहा हूं, और एरर कलेक्टर से ऐड एरर मेथड में एक्सेप्शन ई को पास करवा रहा हूं, ठीक है। दूसरी चीज, मैं अब यहां पर इक्वल्स मेथड को इस्तेमाल नहीं कर रहा स्ट्रिंग कंपैरिजन के लिए, इसकी जगह हम एसर्ट इक्वल्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। फिर से रन कर देखते हैं इस चीज को, और ये सब चीजें इक्लिप्स पर भी सेम रहेंगी। जो भी मैं आपको चीज इसमें एंड के थ्रू बता रहा हूँ, अंदर की चीज एसर्ट का वाली एट द रेट रूल वाली चीज जो भी चीजें हैं वो सब इक्लिप्स में भी वैसे के वैसे ही रहेगा, ठीक है। और इक्लिप्स के अंदर बस राइट क्लिक कर रन एज है ना, वो जे यूनिट एप्लीकेशन आ जाएगी, और उसमें बिल्ड डॉट एक्सएमएल की रिक्वायरमेंट नहीं है ना एंड कमांड की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। एंड क्लीन कंपाइल, और सूट भी क्लास भी वैसी बनेगी जैसे मैंने आपको बताई है, ठीक है। तो ये मेरे रन हो गया। आपकी बात दोबारा से रिपोर्ट देखते हैं।
तो अब देखते हैं दोबारा से, तो अब देखिएगा ये अब एरर शो कर रहा है और साथ में वैलिडेट टाइटल भी एक्सपेक्टेड जीमेल बट याहू, तो इसका मतलब कि अब ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है, ठीक है ना। तो अब अगर इतनी चीज़ को मैं समअप करूं आपके साथ दोबारा से सब चीज़ें, तो हम समअप ये कर रहे हैं कि ये यूनिट मार्किंग ऑफ द मेथड एनोटेशन प्रोवाइड करता है जो कि ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन दिखाता है, ठीक है ना। और इसके अंदर कोई मेन मेथड नहीं होता, कोई कंस्ट्रक्टर नहीं होता, इसलिए सिंपल टू राइट है। रिपोर्ट जनरेट करता है, जो आपने अभी देख ली रिपोर्ट जनरेट करता है, ठीक है ना। और सूट्स भी आपने देख लिया कि सूट से मल्टीपल टेस्ट कैसे रन होते हैं, ठीक है ना। इसको मैं अपाचे एंड से भी रन करवा सकता हूँ जो मैंने अभी आपको दिखाया, और साथ में मैंने आपको इक्लिप्स के थ्रू भी दिखाया, ठीक है ना। और ये इसकी एनोटेशंस होती हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है सभी यूज करी जाए, आपको जिसकी रिक्वायरमेंट है, आपको खाली टेस्ट की रिक्वायरमेंट है खाली टेस्ट लिखिए, बिफोर आफ्टर की रिक्वायरमेंट है बिफोर आफ्टर लिखिए, तो ये कोई कंपलसरी नहीं है। और ऑर्डर से भी नहीं है कि आप ऊपर नीचे, मतलब अपने आप ही ऊपर वो एनोटेशन से कॉल होगा, ठीक है। तो ये बस ध्यान रखिएगा। और एक्सेप्शन हैंडलिंग मैंने आपको समझाई दी, एक्सेप्शन हैंडलिंग का मतलब क्या होता है, तो और कैसे @ रूल को यूज करके हम लोगों को एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी है जे यूनिट के अंदर। और इसी तरीके से मैंने आपको एसर्ट भी बता दिया कि एसर्ट कंपैरिजन करने के लिए यूज करा जाता है, वो भी आपने देख लिया एग्जांपल के अंदर। और सूट क्लास भी मैंने आपको बनाकर दिखा दिया, और एंट के अंदर कैसे कॉन्फ़िगर करना है वो भी मैंने आपको दिखा दिया कि पहले सारी की सारी जार फाइल्स की लोकेशन एक जगह होनी चाहिए। एंट को डाउनलोड करके आप उसकी जो है डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को के अंदर अपाचे ये एंट होम और उसका बिन तक का पाथ को सेट कर लीजिए, और बस उसके बाद हमारे को ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होनी चाहिए। ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बेसिकली इक्लिप्स के लिए नहीं है, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर आप अगर एंट के थ्रू रन करा रहे हो तब, ठीक है ना। और उसी के लिए build.xml की रिक्वायरमेंट है, इक्लिप्स के अंदर build.xml की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग टेस्ट एनजी और मावेन देखेंगे कि टेस्ट एनजी क्या होता है और मावेन क्या होता है, ठीक है। ओके, थैंक यू।